वो अपने लवर से बात कर रही थी तो उसके फादर ने देख लिया बात करते हुए। घर में कारपेंटर काम करने आया हुआ, सास बहू का झगड़ा हो रहा। हाथीराम चौधरी एक करेक्टर, जब पाताल लोक मूवी आई है उसमें हाथीराम चौधरी है, तो जब आपका प्रोफाइल पढ़ते हैं तो हाथीराम चौधरी पूरा दिखाई देता है। मैं जमुना पार मेरी पोस्टिंग रही है। पाताल लोक क्यों कहते हैं? लगातार कॉल चल रही थी, किडनैपिंग, मर्डर, चाकू ये चल गई, गोली चल गई जी, फलाना चल गया, बड़ी आम बात है। मतलब वहाँ पे कमज़ोर दिल का आदमी चले जाए तो खाली उनको कंट्रोल रूम में बिठा दो, वो वैसे ही मर जाए। आपने एड्रेस पूछा, थोड़ा ज़ोर से बुला के पूछ लिया ना, इधर भाई ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा, इस बात पे गोली मार दें। तो स्टेप फादर थे, वो बच्ची के साथ गलत काम करते थे। पता चला कि रात को इनका झगड़ा हुआ था। तो झगड़ा सिर्फ किस बात पे हुआ था, इलेक्शन का टाइम था। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैंने नजीब को जाते हुए देखा था। हमने वहाँ के चांसलर का रूम भी चेक किए, उनका जो रेजिडेंटल एरिया जो है उसको भी हमने चेक किया। मोतीबाग नानकपुरा गुरुद्वारा है, वहाँ पे एक बेगर्स बेचारी अपने बच्चे को गोदी में लेके और गुरुद्वारे के बाहर बैठी हुई थी। एक लेडी जाती है उसके पास, उससे बात करती है, कहाँ के रहने वाले हो, ये है वो है। तो उन्हें बताती है, तो कहती है बच्चे को मेरे को दे दो और तुम अंदर जाके लंगर चख के आ जाओ, खाओ। लड़के को 6 लाख में, 7 लाख में, छोटी बच्ची है तो उसको 3 लाख में, 4 लाख में ऐसे बेचते थे। आपने कुछ 4 करोड़ की फिरौती का केस खोला था? हाँ। क्या था? उन्होंने वो 4 करोड़ रुपए एक एक नोट अलग अलग कर रखा था कि इसमें कोई चिप ना हो, हमारी लोकेशन ना निकल जाए। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, पुलिस की वर्दी पहन लेना आसान है, लेकिन उसको गरिमा के साथ जिया है एक दिल्ली पुलिस के रिटायर एसीपी ने। वो आज हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने दिल्ली पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में रहते हुए 3500 से ज़्यादा केस सुलझाए हैं। बड़े बड़े केस, जिसमें जेएनयू में जो नजीब, जो जेएनयू का छात्र था, उसका मिसिंग का केस काफ़ी हाईलाइट था। पहले दिल्ली पुलिस ने उसकी जांच की, उसके बाद सीबीआई ने उसकी जांच की। उस केस की भी शुरुआती पड़ताल इन्होंने की थी। हमारे साथ सुरेंद्र गुलिया जी हैं, जो दिल्ली पुलिस में एसीपी रहे हैं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, जिसका काम खोए हुए बच्चों को तलाशना या फिर किडनैप जो हो जाते हैं उनको तलाशना होता है। आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, हरियाणा के छोटे से इलाके झज्जर के रहने वाले, हालांकि पैदाइश दिल्ली में रही है और 1986 में दिल्ली पुलिस इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। सुरेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि अब बात एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रही और आपने वहाँ काफ़ी सेवाएं दी हैं, तो हम उसी से शुरुआत कर लेते हैं। ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो ब्रांच है, इसमें क्या होता है? क्योंकि इतना तो तय है कि काफ़ी अहम डिपार्टमेंट है, क्योंकि बच्चे इसमें किडनैप हो जाते हैं या जिनके मिसिंग हो जाते हैं। आरोप ये भी लगता है कि पुलिस उस पर ध्यान नहीं देती है और मतलब लाखों करोड़ों की तादाद में बच्चे मिसिंग हो जाते हैं। उनके ऊपर क्या बीतती होती होगी वो वही समझते होंगे। तो आप हमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बताइए, वहाँ क्या होता है? ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वैसे तो दिल्ली के जितने भी हमारी डिस्ट्रिक्ट हैं दिल्ली पुलिस में, डिस्ट्रिक्ट वाइज एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बन रखी है, छोटे छोटे सेक्शन बना रखे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। बट इसका मेन जो सेक्शन है वो क्राइम ब्रांच में है। पहले एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वर्किंग होती थी किडनैपिंग केसेस को लेके और मिसिंग केसेस को लेके। बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से इसका नाम बदल के, किडनैपिंग सेक्शन के बदल के 2014 में इसको एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नाम दिया गया। और मेन पर्पज़ इसका यही रखा गया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर काम किया जाए। तो 2014 में नाम चेंज होने के बाद रोहिणी सेक्टर 16 में इसका ऑफिस बनाया गया और जो भी स्टाफ इंटरेस्टेड था उनको वहाँ डिप्यूट किया गया। 2017 में मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ही, मेरी पोस्टिंग एज ए इंस्पेक्टर थी, वहीं मुझे प्रमोशन मिली और मुझे एसीपी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग लगाया गया। मेरे से पहले करीब 14 से लेके 17 तक 7 या 8 एसीपी बदल चुके थे। उसका रीज़न मैं नहीं समझ पाया, बट मुझे शुरू से ही इन केसेस में बड़ा मन को सुकून मिलता था कि मैं किसी के खोए हुए को, किसी के किडनैपिंग बच्चे को
उनके पेरेंट्स से मिलवा दूँ, मुझे उससे बड़ी कोई अचीवमेंट लगती ही नहीं थी जाहिर है। जब से मैंने पुलिस ज्वाइन की। तो जब ज्वाइन किया तो वहाँ स्टाफ बड़ा कम था ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, 28-30 आदमी थे। उनको भी मुझे नहीं लगता कि वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे काम कर रहे थे। शायद ऐसा लगा कि ज़बरदस्ती उनके ऊपर ये यहाँ पे थोपा गया है उनको, पनिशमेंट पोस्टिंग टाइप का ही मान सकते हैं आप। तो जब मुझे वहाँ लगाया गया तो शहबाज सर थे हमारे डीसीपी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, सर मैं चार्ज तो लेऊँगा यहाँ पे, बट मेरी कंडीशन ये है कि मुझे एक तो यहाँ का माहौल बैठने लायक बनाना है, क्योंकि जो खुद का जो एसीपी का ऑफिस था उसके अंदर उसको स्टोर रूम टाइप बना रखा था। अच्छा। एक सिंगल वहाँ लाइट जलती थी और स्टाफ को भी अब उनकी शक्ल देख के मुझे लगता था कि डिमोरलाइज से हैं सारे ये। तो जिस दिन मैंने चार्ज लिया मैंने वहाँ हवन करवाया और डीसीपी सर को बुलाया। मैंने उनको सारी बिल्डिंग दिखाई। मैं सर प्लीज़ पहले ये ठीक कराओ ताकि कुछ काम करने का माहौल बनाया जाए। तो उन्होंने मेरे कहते के साथ ही उन्होंने अगले दिन ही सरकारी ठेकेदार भेजा और जो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमने वहाँ पे सारी पूरी करी। उस ठेकेदार से मैंने कह के मैंने एक ज़्यादा नहीं 3x3 का या 4x3 का छोटा सा मंदिर बनवाया, उसमें एक हनुमान जी की मूर्ति रखवाई, खाली पॉजिटिव वाइब्स आए उस लिए। उसके बाद हमने काम अपना शुरू किया। तो मेरी कुछ रेपो ऐसी थी जिन्होंने मेरे साथ पहले काम कर रखा था और जो क्राइम में थे, तो उन्होंने खुद ही रिक्वेस्ट करके और मेरे से पास आए। मैंने उनके लिए सीनियर अफसर से रिक्वेस्ट करी, उनको अपने पास बुलाना शुरू किया। तो धीरे धीरे मेरी स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हुई। इन बिटवीन ये नजीब अहमद का केस, जब मैं वहीं पे इंस्पेक्टर था तो ये केस मुझे मिला था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो उसके अंदर खाली ह्यूमन ट्रैफिकिंग का स्टाफ ही नहीं, सारा ही तकरीबन दिल्ली पुलिस सारी इन्वॉल्व हो रखी थी, सारी इन्वॉल्व हो रखी थी इसके अंदर। तो केस के तीसरे या चौथे दिन ही केस हमारे पास ट्रांसफ़र हो गया था। लाने के बाद हमने सीनियर अफसर से गाइडेंस से जो भी हम उसके अंदर एफर्ट्स कर सकते थे वो हमने किए। चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। नजीब जो जेएनयू का छात्र था, जब वो मिसिंग हुआ तो आरोप लगे जो राइट विंग स्टूडेंट थे कि उनसे मारपीट हुई थी और नजीब ने उनका कलावा देख लिया था, उनके साथ मारपीट की, फिर राइट विंग के छात्रों ने मारपीट की और गायब कर दिया, इस तरह के आरोप लगे। फिर जांच दिल्ली पुलिस की आई। तो आपने जांच कैसे शुरू की, कहाँ कहाँ गई, पूरा डिटेल बताइए। उसमें इनिशियली जो है सबसे पहला हमारा पर्पज़ ये था, जिस दिन फाइल मुझे मिली वेरी नेक्स्ट डे हम जेएनयू में मैं गया। वहाँ जाके काफ़ी लोगों से बात करी, स्टूडेंट से ही बात करी, टीचर से ही बात करी। तो पता चला कि रात को इनका झगड़ा हुआ था। वो झगड़ा सिर्फ किस बात पे हुआ था, इलेक्शन का टाइम था तो अलग अलग ग्रुप के बच्चे वहाँ पे, थोड़ा कन्वेंसिंग का सिस्टम अलग है। वहाँ शाम के टाइम डोर टू डोर बच्चे जाके और कन्वेंसिंग करते हैं हॉस्टल में। तो नजीब शायद उसी दिन अपने घर से आया था और थका हुआ था शायद। तो कुछ बच्चों ने दरवाज़ा नॉक किया, एक बार किया या 2 बार किया, तो अलग अलग ग्रुप में बच्चे जा रहे थे। उसके बाद रात को कुछ बच्चों ने दरवाज़ा नॉक किया तो इसको कुछ हॉट आर्गूमेंट्स हुए इनके आपस में, कुछ थोड़ी बहुत कहासुनी हुई होगी। तो उसके बाद में इनकी कुछ मारपिटाई हुई। मारपिटाई तो जेएनयू का एक कल्चर ऐसा है कि मैं वहाँ पे 90 में मैं जेएनयू का डिवीज़न अफसर भी रहा था। वहाँ का कल्चर ऐसा है कि आपस में बहस तो कर लेते हैं, पर ये मारपिटाई और ये हाथापाई वाली नौबत कभी बहुत कम आते हैं, रेयर, कभी ऐसा सुना नहीं हमने। तो वो हुआ तो हॉस्टल वार्डन वगैरह आए और रात को ही उसमें जो कुछ एबीवीपी के स्टूडेंट्स थे और नजीब था, उनको बुला के इनकी सारे इनका मीटिंग हो। तो उसने नजीब ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरा झगड़ा हुआ था। उन बच्चों ने भी माना कि हाँ जी हम गए थे, कन्वेंसिंग हुई थी। उनका कर कुरा के अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि नजीब को शायद कुछ पनिशमेंट के तौर पे उसको कुछ नोटिस वगैरह दिया था नजीब को। नजीब ने ऑफिस में अपने जो उसका जो रूममेट था उससे कहा यार मुझे कुछ दर्द हो रहा है। तो उन्होंने एम्बुलेंस बुलवाई और इसको नजीब को सदरजंग हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे ले जाने के बाद नजीब ने उस अपने दोस्त से फ़ोन लेके अपनी मदर को फ़ोन किया कि हमारा कुछ झगड़ा हुआ है। तो मदर ने कहा कि ठीक है मैं मॉर्निंग में आ रही हूँ। मदर ने जब आने के लिए कहा तो मदर ने रास्ते में से 1-2 फ़ोन किए, तो शायद उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो उसके रूममेट ने उठाया। तो उसने बताया कि मम्मी मैं सो रहा था इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाया। तो जब मदर ने बताया कि मैं ये आनंद विहार पे आ गई हूँ, इन बिटवीन वो वहाँ से
अपना फ़ोन भी वहीं छोड़ के और निकल गया। उसके बाद नहीं दिखाई दिया। तो उसमें जो रात को जो मीटिंग चल रही थी, जो टीचिंग स्टाफ था, उसमें एक वहीं के लेक्चरर थे। हमें पता चला तो वो उनका हॉस्टल रूम साथ ही था, हॉस्टल के साथ ही। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैंने नजीब को जाते हुए देखा था। अच्छा। ये चीज़ अब तक सामने नहीं आई थी कि कोई हमारे पास लास्ट सीन कोई था ही नहीं जिसने नजीब को जाते हुए देखा हो। तो प्रोफेसर से बात हुई, उन्होंने बताया कि जी मेरा घर बिल्कुल सामने है, ऐसे ऐसे ही ऑटो रुका था और ऑटो में नजीब आया। तो मैंने उससे एक ही क्वेश्चन पूछा, मैंने इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, आपने नजीब को कैसे पहचाना? तो उन्होंने बताया कि जी मॉर्निंग में 4 बजे तक तो हम साथ ही बैठे हुए थे। मैं भी उस कमेटी में था जो इनका झगड़े में जो आपस में इनका सारा सुनने के लिए, तो इसलिए मैं उसको आइडेंटिफाई करता हूँ, इसलिए मैंने पहचाना। तो इस चीज़ से हमें ये तो काफ़ी हद तक हो गया था कि नजीब अपनी मर्ज़ी से यहाँ से गया है। उसके बाद फिर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में जो TSR वाला था उसको भी ट्रेस किया। उसने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे ओखला के जो भी कि वहाँ हमने इसको छोड़ दिया था। CCTV वगैरह देखे सारे, काफ़ी तलाश किया, पर वो क्लू नहीं मिला। ABVP के जो लड़के थे, जो 5-6 लड़के जिनसे झगड़ा हुआ था, उन सब की भी पुलिस के उनकी फ़ोन लोकेशन वगैरह सारा उनका इंटेरोगेशन, कई बार उनको इंटेरोगेट किया, पर ऐसा कुछ क्लू मिला नहीं। उसके बाद हमें शक ये था कि कोई मिस हैपनिंग ना हो गई वैसी कि अंदर ही कुछ वो झगड़ा वगड़ा करके इसको कहीं जंगल में छुपा दिया या क्या कर दिया ऐसा। तो उसके लिए हमने हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस चल रही थी, हमने कोर्ट से परमिशन ली। कोर्ट से परमिशन लेके फिर उन्होंने JNU के स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट को बुलाया और अथॉरिटीज़ को बुलाया, हाई कोर्ट डबल बेंच सर ने, और उनको ये कहा कि आप पुलिस को पूरा सपोर्ट करोगे क्योंकि यूनिफॉर्म में JNU के अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। तो उन्होंने कोर्ट के अंदर कहा कि नहीं, हम पूरी उनको सपोर्ट करेंगे, जहाँ भी जो भी चेक करना चाहें हॉस्टल के रूम वगैरह। तो हमने वो 2 दिन ड्राइव चलाया। स्नीफर डॉग्स वगैरह लेना, स्नीपर डॉग्स, हॉर्सेस और करीब 3 या 4 जिलों की फोर्स। हमने डेली 700 या 800 आदमियों को लगाया। और आप इस बात से मानेंगे कि हमने वहाँ के चांसलर का रूम भी चेक किए, उनका जो रेजिडेंटल एरिया जो है उसको भी हमने चेक किया। ओह गॉड। और इतना बड़ा जंगल एरिया है। हमने 2 दिन तक मॉर्निंग में 7-8 बजे से लेके और दिन छिपने तक पूरी प्रैक्टिस करी, पर रिज़ल्ट नहीं मिल पाया। 10 लाख का हमने इनाम किया। मैं खुद उसके अंदर नेपाल तक गया। नेपाल पुलिस से मैंने परमिशन ली। परमिशन लेके नेपाल बॉर्डर पे भी हम उसके नजीब के सारे पोस्टर वगैरह लगा के आए। इन बिटवीन एक लड़के ने एक कॉल आई। ये नजीब का फूफा रहते थे वहाँ ओखला साइड में ही। कॉल आई कि नजीब चाहिए तो इतने पैसे देने पड़ेंगे। उसने 20 लाख की डिमांड करी। अच्छा। तो इनकी मदर का फ़ोन मेरे पास आया, मैं वहाँ गया, बात करी, उन्होंने वो रिकॉर्डिंग सुनाई। मैंने कोई बात नहीं, इनको बोलो देंगे और टाइम लो। उसने जो भी टाइम दिया, हम नजीब के भाई को लेके और हम वहाँ महाराजगंज बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पे हम वहाँ चले गए। सारा दिन वो हमें टाइम देता रहा। लड़के को, हमने नजीब के भाई को ब्रीफकेस दे के हमने खड़ा कर रखा था। वो टाइम देता रहा पर नहीं मिला। हमने बाद में जब शाम को 4-5 बजे जब लगा कि अब ये नहीं आएगा, फिर हमने उसका वो कॉल डिटेल वगैरह निकलवा के उसकी CDR वगैरह उसके चेक करी। तो उसमें जो उसके कॉन्टैक्ट नंबर थे जो कोई यार दोस्तों के, उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने उसका एड्रेस बताया कि ये लड़का यहाँ रहता है। जब हमने उसको घर से उठाया, उसको उठा के पूछताछ करी तो उसने ये बताया कि जी इनका तो फेसबुक पे आया था और मैंने वो नंबर देख के, क्योंकि उन्होंने फेसबुक पे डाला था कि जो भी हेल्प करेगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा इस टाइप का, कि मैंने वो देख के किया था। उसको अरेस्ट किया, रिमांड लिया, उसका फ़ोन वगैरह सारे रिकवर करे, वो अपना वो जो भी था उसका वॉइस सैंपल वगैरह लिए। बट नजीब की रिकवरी के बारे में हमें कामयाबी नहीं मिली। बट वहाँ तक हम पहुँच गए थे, उसको लाए, जो कर सकते थे वो किया, बट रिज़ल्ट नहीं मिला हमारे को। और मैंने नजीब की मदर को प्रॉमिस भी किया था, मैंने वो बेटा आपका है पर मैं आपको बहन मानता हूँ, कोशिश मेरी तरफ से कमी नहीं रहेगी उसको ढूंढने में। तो उन्होंने भी नजीब के बारे में जो मुझे बताना चाहते थे दिल खोल के, कभी उन्होंने ये नहीं समझा कि पुलिस अफसर से बात कर रही हैं। वो भी मेरे साथ भाई की तरह बात करती थी
और इस बात का मुझे आज तक दुख है कि मैं उनके बेटे को ढूंढ नहीं पाया। पर यह सच्चाई है कि 36-37 साल की नौकरी में मैंने किसी मिसिंग केस में या किडनैपिंग केस में इतनी मेहनत होते हुए नहीं देखी। इसमें कांस्टेबल से लेकर और हमारे सीपी तक इन्वॉल्व थे, जो हर मिनट में जो है ना हमसे प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगते थे, और जो चीज़ हम कह देते थे कि सर हमारे को ये चाहिए, हमें यहाँ जाना है, तो किसी भी अफसर की तरफ से ना नहीं था। शायद पर दुख इस बात का है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं नजीब की मदर को जो मैंने वादा किया था मैं पूरा नहीं कर पाया। तो सीबीआई भी नहीं खोज बाद में फिर वो केस सीबीआई को ट्रांसफ़र हुआ, तो सीबीआई ने भी एफर्ट्स किए बट उस पर रिजल्ट नहीं दे पाया। उसमें तो सीबीआई, चोरी छुपे आईबी, सारी टीमें लगी रहीं। कहाँ तो मतलब सुना रेलवे स्टेशन, सब मदरसे, लगे हुए थे। जमात, दिल्ली पुलिस में आज तक इतनी बड़ा अमाउंट किसी पे नहीं, हमने 10 लाख रुपए का उस पर इनाम रखा था। मेरे पास दिन में ज़्यादा नहीं तो 85 फ़ोन आते थे, खाली वो वैसे ही वो 10 लाख का अमाउंट देख के। और इतनी, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, जो नेपाल बॉर्डर नहीं छोड़े हमने वहाँ तक जाके। मेरे ख्याल से अलीगढ़ से लेके और आसपास का कोई थाना, चाहे वो रेलवे का थाना हो, चाहे वो लोकल थाना हो, कोई चौकी, मुझे नहीं लगता कि करीब मेरे पास एक केस शायद अक्टूबर-नवंबर में आया था और मई में ये केस ट्रांसफ़र हुआ था सीबीआई को। मुझे नहीं लगा कि मैंने कभी 17-18 घंटे से कम काम किया हो। सिर्फ 2 या 3 घंटे में घर पे आता था, अदरवाइज़ मैं अपनी गाड़ी से चलता था। और शायद ही कोई, क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब मेरी 500-600 किलोमीटर की जो है ना एवरेज डेली की थी। पर वो रिजल्ट नहीं दे पाया, इसके लिए मुझे आज तक मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया। नहीं माफ़ किया, वो तो खैर बहुत से लोगों ने नहीं किया। क्या था नजीब का कैरेक्टर? क्योंकि हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान और भी एक डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई थी बेमंस की। नजीब पढ़ाई में इंटेलिजेंट था, कम बोलता था थोड़ा, और रात को शायद वो तो उसको नींद वींद भी कम आती थी, तो उसकी मदर ने उसको कुछ डॉक्टर से दवाई वाई भी दिलवाते थे, उसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट भी करवा रहे थे। बाकी ओवरऑल पढ़ाई में बहुत तेज़ था और इवन ज़्यादा मिक्सअप नहीं होता था, लोगों से बातचीत नहीं, कम बात करता था। और मदर के ऊपर इतना डिपेंड था कि यदि उसको अपनी स्लीपर चप्पल या कुछ शर्ट वगैरह भी खरीदनी होती थी तो अपनी मदर से ही कहता था, मदर ही उसको ला के देती थी, और मदर से उसका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। और सबसे बड़ा मैं यही था कि शायद मदर को ज़रूर कॉल करेगा यदि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं है तो, कि मदर के बिना वो रात को भी इवन खाना खाने जाता था जब मैस में, जब भी मदर से बात ज़रूर करता था। तो हमने ऐसा कोई एंगल नहीं है जिस एंगल पे हमने काम ना किया हो। तो उसका जो इंटरनेट हिस्ट्री वगैरह भी तलाशी थी, कुछ सस्पिशियस चीज़ दिखी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो खाली अपने धर्म के बारे में देखता था, बाकी ऐसा कुछ अलग से ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। चलिए खैर, नहीं मिला, वो अनफॉर्चुनेट है। सीबीआई तक नहीं पता लगा पाई, पूरे देश की एजेंसी। सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन आप इसे कह सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ा हिस्ट्री में मेरे ख्याल से इससे बड़ा सर्च ऑपरेशन नहीं हो सकता किसी को तलाशने में। नहीं, किसी को इतने, मेरे ख्याल से आपका जो बड़े बड़े स्मगलर रहे हैं आपके, चंदन के स्मगलर या कुछ भी लगा लो, उसमें भी मेरे ख्याल से 200, 250, 300 आदमी जाते हैं, या तो 700, 800 आदमी मैं बता रहा हूँ। वो तो ऑन रिकॉर्ड फिगर है, हमने हाई कोर्ट के अंदर वो फिगर दी, फोटोग्राफ दिए, सारे दिखाया कि देखो जी इससे ज़्यादा क्या करें। और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग रहते हुए कोई ऐसा केस जो इंटरेस्टिंग हो, सुलझाया हो? एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में रहते हुए एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट था। मोतीबाग नानकपुरा गुरुद्वारा है, वहाँ पे एक बेगर्स बेचारी अपने बच्चे को गोदी में लेके और गुरुद्वारे के बाहर बैठी हुई थी। एक लेडी जाती है उसके पास, उससे बात करती है, कहाँ के रहने वाले हो, ये है वो है, वो ना बताती है। तो कहती है बच्चे को मेरे को दे दो और तुम अंदर जाके लंगर चख के आ जाओ, खाओ। वो अपना फ़ोन भी, बेगर्स के पास फ़ोन था छोटा सा, वो फ़ोन और बच्चे को दे के और गुरुद्वारे में चली जाती है अंदर। जब तक वापस आती है तो वो बच्चा उसका गायब। हमारी टीम उस पर काम करती है। महीना 1.5 महीने बाद वो गलती से वो कुछ सेकंड के लिए वो फ़ोन खुला रह जाता है, जो लेके गई थी लेडी। अच्छा, जो बच्चे को और फ़ोन को लेके गई। हाँ, उस पर फिर रेड करी हमने। रेड करने के बाद पता चला, उठाया वहाँ से
पता चला वो बच्चा जो है छोटा बच्चा आगे बेच दिया था। उस बच्चे को रिकवर किया तो पता चला जिनको बेचा था वो न्यूली बोर्न बच्चों को खरीदते हैं और आगे बेचते हैं। गरीब गरीब जिनके पेरेंट्स थे, वो जिनके पहले 3 लड़कियां, चौथी लड़की हुई तो वो लड़की बेच दी। 20,000 में वो लड़की ली और आगे आगे वो बेच देते थे। तो उसमें हमने वो बच्चे भी रिकवर किए और प्लस वो पूरा जो नेटवर्क था वो सारा हमने उसको सॉल्व किया। उसके अलावा एक केस था हमारा, एक झारखंड का गिरोह था। वो झारखंड से गरीब बच्चों को लाके, न्यूली बोर्न बच्चों को वो लाके यहाँ दिल्ली में बेचता था। बेचता उन्हीं को था जिनके पेरेंट्स के बच्चे नहीं हो रहे, जिनको नीडी लोगों को वो देख लेते थे। लड़के को 6 लाख में, 7 लाख में, छोटी बच्ची है तो उसको 3 लाख में, 4 लाख में ऐसे बेचते थे। ये कैसे केस सुलझाया, पूरा डिटेल में बताइए। झारखंड का गैंग क्या था, कितने लोग थे, कैसे आपने केस इन्फॉर्मर ने वाली इतना ही बताया था जी, इस तरह उत्तम नगर साइड में कोई एक है और वो बच्चा बेचने के लिए बात कर रहे हैं। फिर हमने अपना स्टाफ भेजा हमने। एक हमारी लेडी ऑफिसर थी और उसको, और एक हमारा बड़ा यंग और बड़ा स्मार्ट लड़का था, वो पुलिस का, उसका बड़ी अच्छी पकड़ थी इन चीज़ों पे। मेरा भी नाम उसका दिमाग से निकल रहा है। उनको हस्बैंड वाइफ बना के हमने भेजा। तो 3 दिन 4 दिन तक डीलिंग चलती रही हमारी उनसे, क्योंकि एकदम से यदि हम जाते, यदि वो 5 लाख कहते और हम 5 लाख में हाँ भर लेते तो उनको शक हो जाता। तो 5 लाख के बदले एक दिन 2 दिन हमने उनसे डीलिंग करी कि पहले बच्चा दिखाओ, बच्चा कैसा है ये वो। जब वो बच्चा दिल्ली में आ गया और वो सारा गैंग इकट्ठा हो गया, हमने सारा उनका घर वर देख लिए। जब फिर हम पैसे लेके गए और वहाँ जाके जब बच्चे की खरीद फरोख्त का जब बात हुई, ये बच्चा उन्होंने हैंड ओवर किया। जब वो गैंग पकड़ा तो उसमें काफ़ी लोग अरेस्ट किए। उसके अलावा एक बहुत बड़ा अजीब सा केस है। छोटी बच्ची कोई 15-16 साल की, वो अपने लवर से बात कर रही थी तो उसके फादर ने देख लिया बात करते हुए। फादर काम पे जा रहे थे, जाते जाते लड़की को बोल गए कि तेरे को आके देखूंगा। उनको मालूम चल गया था कि बात कर रही है किसी लड़के से। बोल के चले गए, लड़की डर गई। वो घर से जाके अपनी सहेली के पास गई, सहेली का फ़ोन लिया, उसको लेके उस लड़के को फ़ोन किया कि मैं ऐसे घर से भाग के आ रही हूँ और तू मेरे को यहाँ पे मिल। वो लड़के ने मना कर दिया। अब लड़की ने कहा मैं घर तो वापस नहीं जाऊँगी। वो लड़की को जहाँ उसकी मदर को दफनाया था वहाँ जाती है और वहाँ जाके मदर के उसमें थोड़ी देर बैठ के रोती है। और रोते हुए जब बाहर निकल के जा रही होती है तो एक ऑटो वाला देख लेता है उसको रोते हुए। ऑटो वाला कहता है बेटे कहाँ जाना है, कि जी ऐसे ऐसे मेरी अम्मी मर गई है वो ऑटो वाला उसको अपने घर ले जाता है और कहता है बेटे अब घर जाएगी, वो मना कर देती है। ऑटो वाला दूसरे या तीसरे दिन उसको, एक हस्बैंड वाइफ थे, उनका पहले भी प्रीवियस रिकॉर्ड था बच्चे बेचने के बारे में, उनसे मिलवाता है उस लड़की को। वो उस लड़की को ले जाते हैं राजस्थान में किसी आदमी से मिलवाते हैं और उस लड़की को 8 या 10 लाख रुपए में माल ले आके बेच देते हैं। और वो लड़की वहाँ, उस पर फिर हम मेहनत कर ही रहे थे उस पर। फिर वहाँ जाके ऑटो वाले को अरेस्ट किया। उधर वो जो हस्बैंड वाइफ जिन्होंने राजस्थान में बेचा था उनको अरेस्ट किया। उनको अरेस्ट करने के बाद फिर सारा गैंग हमने जब इसको सॉल्व किया। इसी तरह एक मैं लोगों को थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि घर में जो ये कई बार जब मकान न्यूली कंस्ट्रक्टेड हो रहा होता है या वाइट वॉश वगैरह चल रहा होता है, ख्याला में छोटा बच्चा था, मेरे ख्याल से 3 साल का था, 2.5-3 साल का, वो घर से गायब हो जाता है। रूटीन में जैसी प्रैक्टिस उनसे पूछा जाता है कौन कौन घर पे आए थे, किस किस ने क्या क्या काम किया। बताने लगे कि जी वाइट वॉश वाला भी आया था, पर्दे भी सिलवाए थे, ये सिलवाया था, वो सिलवाया था। पूछा ज़्यादा मिक्सअप किससे होता था बच्चा, कि जी वाइट वॉश वाले से। बुला लिया और कोई बुलाया। हमारा डाउट वाइट वॉश वाले पे जा रहा है और वो कह रहा है कि जी ये तो हमारा सबसे जो विश्वास वाला आदमी है वो ये है। पर हमारा दिल ना माने। मैंने उनसे कहा कि तुम इसको ले जाओ, वाइट वॉश वाले को घर ले जाओ, इसको खाना वाना खिलाओ, जो तुम्हारी तसल्ली हो जाए जब हमारे को वापस छोड़ जाना। उन्होंने 2 घंटे 3 घंटे उससे पूछा, नहीं आया। रात को पता नहीं एक अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि जो कुछ भी है पानी यहीं मर रहा है।
उसको ला के थोड़ा बहुत जो भी पुलिस का होता है तरीका पूछा। उसने बताया कि मैंने 20,000 रुपये में यह बच्चा पीरागढ़ी चौक पे बेच दिया और वो बस में लेके और वो एटा मैनपुरी गए। तेरी रात को 2-2:30 बजे हमने एटा मैनपुरी के लिए निकले। 4-4:30 बजे वहाँ रेड करी। जब वो बच्चा वहाँ से वो रिकवर करके लाए, फिर हमारे को सिख कम्युनिटी का बच्चा था। फिर हमारी पूरी टीम को जो है उन्होंने वहाँ गुरुद्वारे में बड़ा अखंड पाठ करवाया। वहाँ पे हमारे को तलवार और सबको सरोफा दिया। फिर हमने वहाँ भी यही चीज़ बताई कि प्लीज़ जो घर पे लोग आते हैं उनसे एक तो अपने घर के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करें, और जितना बचा एक थोड़ी आपको हंसी भी आएगी, थोड़ी एक आपको अजीब सा केस बताता हूँ। प्लीज़ बताइए और डिटेल में बताइए। घर में कारपेंटर काम करने आया हुआ, सास बहू का झगड़ा हो रहा। वो 2-3-4 दिन काम किया। वो बार बार बहू के और सास का आर्गुमेंट सुनता रहा और बहू का फेवर लेने लगा कारपेंटर कि तुम्हारी सास तो तुम्हें तंग करती है, तुम्हें परेशान करती है, ये करती है, वो करती है। और वो धीरे धीरे 3-4 दिन वो जो है उसके कॉन्फिडेंस में आ गई और वो 5वें दिन कारपेंटर साहब उस बहू को लेके गए। अरे ये देखो हमारे को किसी ने बताया। फिर हमने वो थोड़ा उसमें मेहनत करी, वहाँ से फुटेज वगैरह देखी तो TSR का नंबर आ गया एक। उस TSR के नंबर से जब सारी लोकेशन वगैरह देखी, जब उनको रिकवर करके लेके आए, तो प्लीज़ ये मेरा जो भी लोग घरों में काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा इनको काम तक ही सीमित रखें। बहुत ज़्यादा अपने घर के बारे में इनको ज़्यादा वो ना करें। ये मेरी एक एडवाइस आप लोगों से। अच्छा, आपका जो हाथीराम चौधरी एक करेक्टर, जब पाताल लोक मूवी आई है उसमें हाथीराम चौधरी है, तो जब आपका प्रोफाइल पढ़ते हैं तो हाथीराम चौधरी पूरा दिखाई देता है। मैं जमुना पार मेरी पोस्टिंग रही है। मैं SHO हर्ष विहार रहा। मेरे ख्याल से शायद नॉर्थ ईस्ट का SHO का सबसे लंबा टेन्योर मेरा ही रहा होगा। करीब 3.25 साल मैं वहाँ हर्ष विहार थाने में रहा था। और आप इसको मजाक समझेंगे, मेरा वहाँ पे एक नियम था। वहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर का थाना था और वहाँ पे क्या था कि छोटे बच्चे मैक्सिमम खोते थे कि गलियाँ बड़ी कि ना तो वो शहर है ना वो गांव है। नई नई कॉलोनी कटी थी। डेली वहाँ पे 2 या 3 बच्चे खोने की वो थी। तो मैं शुरू से ही बजरंगबली का भगत रहा हूँ। तो मेरा एक नियम था, जैसे ही पेरेंट्स आए थाने में या कॉल आई तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि पहले आप FIR नोट कराओ। मेरा नियम था, मंदिर में मत्था टेका और उनके पेरेंट्स को गाड़ी में बिठाया। एक मेरी सेट प्रैक्टिस थी, एरिया के अंदर जितने मंदिर, जितने मस्जिद, जितने गुरुद्वारे, उन सब के नंबर ड्यूटी अफसर को दे रखे थे। जैसे ही पेरेंट्स आए वो उसी टाइम कॉल करके उनको और अनाउंसमेंट करवा देते थे। ड्यूटी अफसर का पहला काम ही होता था कि जल्दी से जल्दी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में अनाउंसमेंट करा दो। कोई भी ऐसा बच्चा कोई दिखाई दे तो उसको अपने पास बिठा लें। दूसरा मेरा क्या था कि बॉर्डर एरिया पड़ता था तो कंट्रोल रूम को 1 सेकंड लगाता था मैं फ़ोन करके कि कंट्रोल रूम के जितने भी थाने हैं उनको इंटीमेट कर दो कि ऐसे ऐसे बच्चे का ये होली है। और मैं उसके पेरेंट्स को अपनी गाड़ी में बिठा के 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, अब बिलीव करोगे मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं मैं बता रहा, कम से कम 400 या 500 बच्चे। मेरा एक नियम था कि मैं जब तक बच्चा नहीं मिलता था उस दिन मैं खाना नहीं खाता था। बच्चे को, पेरेंट्स को गाड़ी में बिठाया, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, मेरे अंदर से एक होता था कि मिलेगा। 3-4 घंटे बाद वो बच्चे, मुझे FIR करने की कभी, सिर्फ मेरे उस टेन्योर में 3.25 साल के टेन्योर में सिर्फ 2 केस ऐसे रहे। एक केस के अंदर बच्चा वो शायद 1-1.5 साल का था। वो खेलता खेलता फैक्ट्री में अपने दादा के साथ गया हुआ था, खेलता खेलता बाहर निकल गया, वो बच्चा नहीं मिल पाया हमारे को। एक लड़की थी, वो हेरिडेटरी थी उनके परिवार में, जैसे ही बच्चा 14-15 साल का होता था तो दिमागी उनका बैलेंस बिगड़ जाता था। अच्छा। एक वो बच्ची, अदरवाइज़ कोई सिंगल ऐसा केस नहीं जिसमें हमने सोल्व ना किया हो। और ये सबसे बड़ा उसका रीज़न क्या है कि केसेस सोल्व करने का मैं आपको बताऊं, जितना कंप्लेनेंट से हम बात करते हैं ना, जितनी ज़्यादा हमें जानकारी कौन देगा।
कंप्लेनेंट देगा। उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। 4 बच्चे, जिसमें सबसे बड़ा बच्चा 13 साल का और 2 बच्चे 11 साल का, एक 12 साल का, चारों बच्चे इकट्ठे घर से भाग गए। उसमें एक बच्चे के शायद फादर जो है प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे, कुछ अमाउंट आया था 2-2.5 लाख रुपए, वो साथ लेके और चारों बच्चे गायब। मैंने उनसे पता किया, मैंने कहा यार मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव बच्चा कौन सा था? कह रहा जी वो 13 साल वाला, वही उनका गैंग लीडर था। मैं उस बच्चे के घर गया, उसकी मदर मिली। मैंने खाली मुझे बच्चे के शौक़ बताओ, बच्चे को शौक़ क्या क्या है? कि जी खेलता है, ये करता है, वो करता है। मैंने और ये टीवी देखता है। टीवी में सबसे ज़्यादा क्या देखता है? कहती है जी जो डांस कंपटीशन होते हैं ना वो देखता है। मुझे 1 सेकंड लगा, मैं वहाँ से थाने में आया, टीम तैयार करी, मैंने बॉम्बे जाऊँ, मैंने बच्चे वहाँ मिलेंगे। टीम मेरी बॉम्बे गई तो मैंने जितने भी रेलवे स्टेशन है मेन उनकी फुटेज निकलवा लो। तो उनमें एक बच्चा हमारे को दादर रेलवे स्टेशन पे लटका हुआ दिखाई दे गया। हमने वहाँ मेहनत करी बट वो बच्चे ट्रेस नहीं हुए। चौथे या 5वें दिन उनमें एक बच्चे ने कहीं अपना अड़ोस पड़ोस में कॉल करी होगी, वो लोकेशन हमारे को गोवा के मिल गई। तो बॉम्बे वो घूम फिर के महाराज गोवा में घूम रहे थे। जब तक हमारी टीम, मैंने अपनी टीम बाई प्लेन गोवा भेज दी और इन बिटवीन वहाँ के जो SHO था गोवा का, जो जाके लोकेशन आ रही थी, वहाँ के SHO को फ़ोन कर दिया। जब तक मेरी टीम गई तो 3 बच्चे तो थाने में उन्होंने बिठा रखे और चौथा बच्चा किसी ढाबे पे नौकरी ढूंढने गया हुआ था, बर्तन साफ़ करने के लिए। तो ये चीज़ें मिलती कहाँ से हमारे को? कंप्लेनेंट से। जब तक आप ये मतलब मिसिंग केस की बात नहीं कर रहा, किसी भी केस में, चाहे वो केस छोटा हो, थेफ्ट से लेके मर्डर तक, जब तक आप कंप्लेनेंट से बात नहीं करोगे ना, जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। पाताल लोग क्यों कहते हैं? जॉय टर्की भी थे DCP, तो वो भी बोलते थे पाताल लोग। पाताल लोग यमुना पार को, यमुना पार का मैं बताऊँ आपको पाताल लोग किस लिए कहते हैं। मेरी एक दिन नाइट पेट्रोलिंग थी, रात को करीब 2:30-3 बजे। यंग ऑफिसर थे, IPS उनकी भी पेट्रोलिंग थी साथ ही। तो मैं और वो नंद नगरी के पास रेड लाइट पे खड़े, तो उससे पहले लगातार कॉल चल रही थी, किडनैपिंग, मर्डर, चाकू ये चल गई, गोली चल गई जी, फलाना चल गया। बड़ी आम बात है। मतलब वहाँ पे कमज़ोर दिल का आदमी चले जाए तो खाली उनको कंट्रोल रूम में बिठा दो, वो वैसे ही मर जाए। कॉल इस टाइप की आती है वहाँ। तो हम दोनों बात कर रहे थे, तो 2:30-3 बजे अक्सर वहाँ पे शांति हो जाती है। रात को 3-1 बजे तक कॉल आती है, 2:30-3। तो 3:30 बजे जब कॉल आई ना, तो मेरे वो अंडर ट्रेनिंग ACP थे, कह रहे यार अब तो सो जाओ। तो वो पाताल लोग इसलिए है कि वहाँ पे ना दिन का पता, ना रात का पता, ना ये पता कि कब क्राइम हो जाए। इवन इस बात पे भी गोली चला देते हैं वहाँ पे कि आपने एड्रेस पूछा, तो थोड़ा ज़ोर से बुला के पूछ लिया ना, इधर आ भाई, ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा, इस बात पे गोली मार दें। तो वो पाताल लोग, इसलिए पाताल लोग है वहाँ। हालांकि मैं जिस एरिया में मैं रहा मैं, इतनी लंबी मेरी नौकरी करी मैंने, मुझे वहाँ की पब्लिक बड़ी अच्छी लगी। क्योंकि वहाँ पे काम करने का स्कोप है। आप साउथ दिल्ली में आप जाएं या साउथ ईस्ट दिल्ली में, वहाँ लोग हर तरह से संपन्न है। इन एरियो के अंदर क्या है कि यदि आप पब्लिक के साथ मिल के आप चल रहे हैं तो काम करने का इतना स्कोप है वहाँ पे, और वो आपको इज्जत भी देंगे और आपको लगेगा कि आपने कुछ कमाया है। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। वहाँ बच्चों को मैंने वहाँ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का थोड़ा बहुत मुझे शुरू करवाया मैंने, कि बच्चे बड़े सहमे से रहते थे वहाँ। एक सेंट मार्क्स स्कूल था, पहले मैंने शुरुआत वहाँ से करी। तो मैं पहले जाके बच्चों से मिला, मैं क्लासों में जाके, मैंने बेटे क्या प्रॉब्लम है, कि पहले तो बोला ही कुछ नहीं, बच्चा बोला ही ना। फिर धीरे धीरे उनको कॉन्फिडेंस मिला, बच्चों ने बताया कि अंकल यहाँ से आते हैं, जब TSR वाले छेड़ते हैं, उधर से आते तो वो कुछ लड़के खड़े होते हैं पान की दुकान पे, वो तंग करते हैं, ये इस टाइप की उन्होंने बातें करी। मैंने बेटे फिर तुम डरते क्यों? कि अंकल डर तो लगता ही है। मैंने वहाँ पे 2 हफ्ते का एक कैंप शुरू करवा दिया सेल्फ डिफेंस का। जब उनका कोर्स कंप्लीट हो गया, मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने बेटे अब कैसा लगता है? कहती है अंकल सही बताऊं, पहले जो है ना, जब मैं मार्केट जाती थी तो मेरे पेरेंट्स कहते थे भैया को साथ ले जा। कहती है अब उल्टा हो रहा है, जब भैया को मार्केट जाना होता है ना तो ये बोलते हैं दीदी को साथ ले जा, ये तेरे को बचा लेगी। तो बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया सिर्फ वो 2 हफ्ते की। ऐसा नहीं था कि वो प्रोफेशनली बड़े फिट हो गए थे कि जूडो कराटे सीख गए थे, बट कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया उनका, उन बच्चों का। फिर हमने वहाँ क्या किया
जितने स्कूल थे उन स्कूलों के अंदर मैंने कंप्लेंट बॉक्स लगवाए। उसके अंदर बच्चों से ये कहा कि बेटे इसको कोई भी अपना नाम लिख के मत डालना कंप्लेंट, जिसने डालने जो लिखना चाहे वो लिख दे, अदरवाइज आप अपनी तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो घरेलू प्रॉब्लम है, चाहे वो तुम्हारे घर जो ट्यूटर आता है तो वो ट्यूटर तुम्हारे को तंग करता है या कोई और, इसमें अपनी कंप्लेंट डालो और नाम मत लिखो चाहे। उसका हमारे को रिस्पॉन्स इतना ज़बरदस्त क्या आया, उसमें कुछ बच्चे जो बदमाश बच्चे थे वो तो उल्टी सीधी गाली वाली डाल के छोड़ जाते थे उसके अंदर, पर जो जेन्युइन जो बच्चों ने जो रीज़न लिख के दिए ना, आप उससे बिलीव करोगे हमारे एरिया की इविटीजिंग बंद हो गई। अच्छा। कुछ बच्चों ने ऐसी लिख के दिया, मुझे बताते हुए इस पर शर्म आ रही है आपके सामने, कि उसके जो स्टेप फादर थे वो बच्ची के साथ गलत काम करते थे। ओह माय गॉड। अपनी बेटी के साथ। हमने वो केसेस, बच्ची थी वो दूसरे थाने को इलाके में पढ़ने हमारे यहाँ आते थे, हमने वहाँ पे फिर उनके पेरेंट्स को बताया और सारा जो है वहाँ पे हमने केस रजिस्टर करवाए। वो सारा क्राइम हमने जब इस टाइप का जो छोटा मोटा जो था वो सारा, क्योंकि स्कूल के बच्चों की क्या प्रॉब्लम होनी है, मार्केट में किताब लेने जा रहे हैं, वहाँ 4 लड़के खड़े होते हैं सिगरेट की दुकान के बाहर, वो तंग करते हैं, ऑटो वालों के पास से निकलते हो, तो वो चीज़ें सारी हमारे को जो है जो हमारी नॉलेज में थी वो तो थी। कुछ उन बच्चों ने जो हमारे को स्पेसिफिक नंबर तक उसमें डाल दिए कंप्लेंट बॉक्स के अंदर कि जी ये TSR वाला छेड़ता है, ये छेड़ता है, ये छेड़ता है। वो प्रॉब्लम हमारे को मेरे ख्याल से 1 हफ्ते में जो है हमारा बीट वाला गया, वो सारी कंप्लेंट्स ले आया, जो काम की थी वो हमने एक तरफ करी, जो वैसी थी उनको एक तरफ करके और हमने प्रॉब्लम सॉल्व। नाबालिग गैंग भी है ना यमुना पार में, बच्चे छोटे बच्चे नाबालिग गैंग वो ज़्यादा। वो सब जगह है, यमुना पार में नहीं, सभी जगह है। उसका क्या है, जो मैं पश्चिम विहार था, मैं पश्चिम विहार में हमने वो गैंग पकड़ा था। उनका क्या है कि ये जो बड़े कबाड़ी हैं जो छोटे कबाड़ियों से जो माल खरीदते हैं, जो वो क्या करते हैं, उन बड़े कबाड़ी जो छोटे बच्चों को अपने पास रख लेते हैं, उनको खाना पीना खुद खिलाते हैं, और ये फ्लूट जो होता है सूंघने वाला, ये बच्चे फ्लूट सूंघते हैं, और क्या है सूंघने के बाद इनको कुछ नशा इस टाइप का हो जाता है। फिर ये जो है ना, इनका चाहे 2x2 का स्पेस है, 1x1 का स्पेस है, उसके अंदर से कोठी के अंदर घुस जाते हैं। घुसने के बाद फिर इनका उसी जिस घर में घुसेंगे उसी घर का फ्रिज खोलेंगे, वहीं पे खाना पीना खाएंगे आराम से, और जो भी वहाँ से जो सामान है, फिर 1 बार घुसेंगे, 2 बार घुसेंगे, 3 बार घुसेंगे, जब तक उस घर को खाली नहीं कर देंगे ना, जब तक ये करते रहते हैं। इनका निशानी क्या है, इनकी मेन ये है, वो ये देखते हैं कि किस घर के बाहर अखबार 3-4 दिन के अखबार इकट्ठे पड़े हुए हैं, लोग अखबार जो नहीं उठा रहे, इसका मतलब घर पे नहीं है, या किस घर के आंगन के अंदर धूल जमी हुई है और कोई सफाई नहीं हुई, तो उससे वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि घर के अंदर कोई नहीं है। और उसको फिर कबाड़ी क्या करता है, जैसे सपोज बच्चों ने 5 घड़ियाँ चुरा के लाए किसी घर से, 5 घड़ी की कीमत है तो 5,000, उन बच्चों को 500 रुपये दे दिए, 500 रुपये देकर फिर उनके साथ ताश खेलने लगा, 500 रुपये उनसे फिर जीत लिए जुए में। तो ये बच्चे क्राइम कम करते हैं, करवाने वाले जिस एरिया में बड़े कबाड़ी होंगे उनके पास जो ये बच्चे बैठते हैं छोटे छोटे, वो ये सारे गैंग, वो इस टाइप के गैंग हैं, वो ये करते हैं। आपने कुछ 4 करोड़ की फिरौती का केस खोला था? हाँ। क्या था? 4 करोड़ की फिरौती का अभी वो केस ट्रायल में चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें अभी एविडेंस चल रही है उसमें लड़का अपने घर जा रहा था कार से अपनी, 2 लड़कों ने, एक ने ट्रैफिक की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, ट्रैफिक पुलिस की। हाँ, और उसको इशारा किया गाड़ी रोकने का, उसने गाड़ी रोकी जैसी, तो उसको धक्का दे के साइड पे किया और स्टीयरिंग पे खुद बैठा, थोड़ी आगे जाके उसके मुंह पे पट्टी बांध के, और बच्चे को उसको लेके चले गए। और रात को ही अगले दिन रैंसम कॉल शुरू हो गई, हमारे को हेडक्वार्टर बुलाया, जो जॉयटर की सर DCP थे हमारे, बुलाया वहाँ जाके, तो बच्चे के चाचा आए हुए थे वहाँ हेडक्वार्टर में, उनसे हमने सारी बातचीत करी, कंप्लेंट वगैरह ली, काम शुरू किया। तो तीसरे चौथे दिन हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि किसने किडनैप किया है, बट ये था कि हमें अपना बच्चा जिंदा चाहिए था, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो उन्होंने डिमांड करी 5 करोड़ की, तो हमने करते करते वो 4 करोड़ में बात हो गई। जब 4 करोड़ की बात हो गई तो वो 4 करोड़ दे भी गए, ले भी गए, जैसे हमने चारों तरफ बैठे थे हम, बट वो बच्चे को दे के नहीं गए, हमने कोई बात नहीं, इसको ले जाने दो।
उसके कुछ टाइम बाद, करीब 2 घंटे बाद, वो एक डेढ़ घंटे बाद पैसे ले जाने के 1.5-2 घंटे के बाद एयरपोर्ट वाले हाईवे पे बच्चे को धक्का दे के गिर के और चले गए। उसके बाद फिर हमने अपनी टीम लगाई, हमने जाना था। फिर रातों रात हमने वो सारे मुलजिम अरेस्ट किए, और वो जो 4 करोड़ रुपए थे, उन्होंने वो 4 करोड़ रुपए एक एक नोट अलग अलग कर रखा था कि इसमें कोई चिप ना हो, हमारी लोकेशन ना निकल जाए। वो सारी की सारी, फिर वो 4 करोड़ रुपए हमने एज इट इज़ सारा कैश रिकवर किया, सारे मुलजिम अरेस्ट किए उसमें। वो लड़का उन्हीं का एम्प्लॉई था। ओह, जिसने किडनैप किया था। हाँ, उसने अपने 2-3 दोस्तों को और साथ इन्वॉल्व करके जब उनको किया। ये सभी ट्रायल पे चल रहा है, बाकी सारे जेसी में चल रहे हैं अभी। कुल मिला के आपने जो बच्चे खोजे या एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसमें पुलिस वाले मोस्टली रुचि नहीं लेते हैं क्योंकि वहाँ कोई कमाई नहीं होती है, यही माना जाता है, बहुत मेहनत का काम है। वहाँ आपने ज़्यादा काम किया, जो सबसे बेहतरीन, हर पुलिस का फर्ज यही है। इससे ये पुलिस किस लिए होती है? इसीलिए होती है। वो आपने भूमिका निभाई। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो किन किन राज्यों तक फैला है, कितना गहरा ये नेक्सस है, किस तरह से काम करता है, कैसे बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं, टारगेट करते हैं, क्या ये पूरा जुड़ा हुआ काफ़ी इसका मैं बताता हूँ। मेरे को अभी नेपाल एक मैती एनजीओ है, मुझे वहाँ बुलाया था नेपाल में। तो मेन तो जो है ना, सपोज जैसे नेपाल का ही है, नेपाल के लड़कियों को क्या लेके आते हैं ये कि आपको वहाँ पे दिल्ली में अच्छी जॉब दिलवाएंगे। अब नेपाल में छोटे छोटे गांव हैं, तो उन छोटे गांव से वहाँ पे कुछ कारपेट की फैक्ट्री वगैरह हैं। वहाँ पे लोगों को यही इनको लालच यही दिया जाता है कि वहाँ पे तुम्हारे को अच्छी जॉब दिलवाएंगे, या वहाँ से तुम्हारे को दूसरी कंट्री में वीज़ा लगवा के तुम्हारे को आगे भेज देंगे। ये कह के वहाँ से लाया जाता है। और तो मैं स्पेशली जो है, वहाँ पे एनजीओज़ थे, वहाँ के डीएम वगैरह काफ़ी लोग थे। जब मैं उनको यही चीज़ बोल के आया था, मैं ना, एनजीओज़ जो है वो काम करती हैं जब बच्चा चले जाता है उसके बाद जो भी है थोड़े बहुत एफर्ट्स करते हैं, एनजीओ हो या पुलिस हो, कोई भी हो, जब चले जाने के बाद एफर्ट्स करते हैं। मैंने ये एनजीओ से मैं स्पेशली कह के आया था कि ये पुलिस के बस का नहीं है, ये काम आप कर सकते हैं। नेपाल में छोटे छोटे गांव हैं, यदि एक गांव में जाके सिर्फ एक एनजीओ वाला ये बता के आ जाए कि आपके गांव में जो भी आदमी आएगा किसी जॉब दिलवाने के लिए, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करवा दो कि जी हमारे गांव में आ रहा है, उसका आधार कार्ड या जो भी वहाँ पे जो भी सिस्टम है, मैं ना आप खाली लोगों को ये वो कर दो कि किसी की बातों में ना आके उसको एक पुलिस को वहाँ पे, या पुलिस का या गांव का जो चौकीदार है उसको कहलवा दो। यदि गलत आदमी होगा तो पहले दिन गांव छोड़ के भाग जाएगा। जिस गांव से 4-5 लड़कियां जानी है, एटलीस्ट वो तो सेफ हो गई। तो ऐसे जो छोटे छोटे इनको ये टारगेट करते हैं ये लोग। लाने के बाद फिर ये रेड लाइट एरिया वगैरह जो है, यहाँ पे इनको आके भी यहाँ करते हैं। रेड लाइट एरिया से हमने काफ़ी लड़कियाँ रिकवर करी। 17 लड़कियाँ एक बार रिकवर करी, 5-6 लड़कियाँ एक बार करी, करते रहे मतलब वहाँ पे। उसमें एनजीओज़ की भी हमने हेल्प ली। बट होता क्या है कि एक बार लड़की उस गलत काम में एक बार घुस जाती है तो उसको फिर स्ट्रीम में दोबारा उसको ठीक ठाक उसमें लाने में बड़ी दिक्कत आती है। लड़कियाँ रिकवर करी हमने, उनको ये शेल्टर होम वगैरह में रखवा दिया, प्राइवेट एनजीओज़ के होते हैं जो, वहाँ से भाग गई। वहाँ से भागने के बाद फिर हाई कोर्ट ने हमसे कहा कि इनको ट्रेस करके लाओ। तो कोई कलकत्ता के ब्रोथल में मिली, कोई पूना के ब्रोथल में मिली, कोई गुवाहाटी के ब्रोथल में मिली, उनको लेके आए। बट वो रिजल्ट हमारा, एक बार जो गलत जिन्हें स्टेप उठा लिया तो बहुत रेयरेस्ट कोई जो है ना वो दोबारा ठीक लाइफ में आना चाहता है, मिनिस्ट्री में आ ही नहीं पाते। हाँ, नहीं आ पाते। आते हैं कोई, आते हैं तो अब एक लड़का कोई रेड लाइट एरिया पे कोई कस्टमर था, वो वहाँ गया, हरियाणा का लड़का था। उसने जाके बताया कि सर मैं ऐसे ऐसे लड़की का नाम लिया कि मैं उसके पास जाता हूँ और उसको वहाँ से निकलना चाहती है, उसके बाद ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैंने चलो हम उसको निकाल लाएंगे। कह रहा सर आप ये मदद करवा दो, मैं उससे शादी कर लूँगा। तो हम उस लड़के को लेके गए, उसने जो आइडेंटिफाई किया, उस बच्ची से बात करी हमने, तो उसने बताया। वहाँ से हम उसको रिकवर करके लाए, उनके खिलाफ जो एक्शन लेना था वहाँ पे रेड लाइट एरिया पे वो एक्शन लिया, और वो लड़का उसको लेके शादी करी उसने, और अब वो अच्छी तरह रह रहे हैं। बहुत अच्छा है, तो बहुत शानदार। अच्छा, मैं चलिए आपको नहीं, अब एक आखिरी आप मैसेज, चूँकि आप इतने साल काम किया आपने, बच्चे क्यों बिगड़ते हैं,
क्यों भाग जाते हैं, क्यों मिसिंग हो जाते हैं, क्या तो है? इसके लिए मैं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में 2017 से और 2023 तक रहा। करीब 3500 केस तो वो हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, और करीब 1.5 से 2,000 केसेस वो हैं जो बच्चे दिल्ली में भाग के आए थे इंडिया की अलग अलग स्टेट से। उनको हमने बच्चों को ट्रेस किया, उनके पेरेंट्स को हैंड ओवर किया। पर मैं आप लोगों से इसको रिक्वेस्ट मान लो, या जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं उस हिसाब से आपसे बता रहा हूँ। बच्चों का जो 12 से 14 साल का जो एज ग्रुप है, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़की है, वो एज ग्रुप में बच्चे मैक्सिमम घर से निकलते हैं। मेरा मानना ये है कि बच्चे का सबसे ज़्यादा टाइम जो निकलता है वो निकलता है उसके घर पे। उसके बाद बच्चे का सबसे ज़्यादा टाइम निकलता है स्कूल में। और स्कूल में बच्चे की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसके टीचर बड़ा माइन्यूटली चेक करते हैं उसको। तो इसके लिए मैं स्पेशली पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि टीचर का और पेरेंट्स का एक रिलेशन ऐसा होना चाहिए जिससे टीचर यदि बच्चे को उसको समझाने के लिए थोड़ा बहुत बच्चे को धमकाती भी है तो उसको पेरेंट्स अदरवाइज ना लें। दूसरा, जब भी बच्चों को पेरेंट्स को टाइम मिले स्कूल में जाएं, अपने बच्चे के बारे में पूछें, क्योंकि टीचर्स को मैं नहीं समझता कि ये बच्चे के बारे में ना पता हो कि बच्चे की एक्टिविटीज़ किस टाइप की चल रही हैं। बट वो आपको बताएगा जब आप टीचर के प्रति विश्वास रखेंगे। यदि टीचर के प्रति आपके दिमाग में ये है कि मेरे बच्चे को डांटता है या सिर्फ मेरे बच्चे को क्यों टोक रहा है, तो उसमें टीचर का कुछ नहीं बिगड़ रहा। अल्टीमेटली बिगड़ेगा आप लोगों का, बच्चा बिगड़ेगा, आपका बिगड़ेगा। टीचर उसको बच्चे को अवॉइड करना शुरू कर देगा आप यदि ये सोच के जाएंगे। यदि आप ये सोचेंगे कि ये टीचर जो है ये भी पेरेंट्स की तरह ही इन बच्चों का ध्यान रख रहे हैं और उनसे आप शेयर करेंगे अपने बच्चे के बारे में, तो वो आपके बच्चे को बहुत कुछ बतलाएंगे। ये मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। दूसरा, बच्चे को बच्चा ना समझ के बच्चों के साथ एक अच्छा दोस्त समझ के बच्चों से बात करो। ये गैप मत आने दो। जो गैप आने के कारण इसमें जो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, ये करीब हमने जो 4-5 हज़ार जो केसेस सॉल्व किए हैं उसके अंदर आप बिलीव करना 95% केसेस वो हैं जो बेचारे गरीबी रेखा से भी नीचे लोग थे। हमने वो बच्चे ट्रेस किए, उसमें हमें किसी की सिफारिश या किसी का वो नहीं, ना ही उनकी इतनी हिम्मत थी कि वो बेचारे हाई कोर्ट तक जाएं और अपना 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये दे के वकील करें, और जब वो उनकी फ़ाइल हमारे पास ट्रांसफ़र होकर आए, जब हम उसको बच्चे को ढूंढें। ये सारे केसेस वो थे जो जिनके लोगों के पेरेंट्स कोई बर्तन मांज रहा है, किसी की साइकिल रिपेयरिंग की दुकान, किसी की उस दुकान। तो इसके साथ साथ जो बच्चा जो बर्तन मांज रहे हो, तो पर जाके एक बारी स्कूल में ज़रूर जाओ। हमने जितने भी केसेस सोल्व किए हैं तो उसमें ये दूसरा क्या है, बच्चों की जो मदर हैं वो बच्चे का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लेती हैं, और बच्चा जो नालायकी करता है वो अपने हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करती। बाद में हमारे को बहुत केसेस में पता चला कि बच्चे की मदर को पता था कि वो फलाना लड़का जो है वो घर पे आता है, बट वो सिर्फ किस कारण कि बच्चे के पापा हारे थके आते हैं नहीं बताऊंगे। जब वो इनिशियली तो वो छोटी सी फुंसी होती है, जब वो कैंसर बन जाता है तो फिर वो हाथ से बात निकल जाती है, फिर वो पुलिस तक आना पड़ता है। तो इसलिए प्लीज़ बच्चों की सारी एक्टिविटीज़ जो है ना, उनसे बैठो, उनके साथ दोस्त की तरह उनसे बच्चों से बात करो। अनवांटेड डिमांड पूरी मत करो उनकी, बट जो उनकी जायज़ डिमांड है थोड़ी बहुत जो कर सकते हो वो करो। टीचर से मिलो और उनको बच्चों को समझाओ थोड़ा। अमूमन पुलिसिंग में, या देखिए अब निठारी का ही केस देख लीजिए ना, इतने बच्चे मिसिंग हो रहे थे, पुलिस ने बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद फिर कितने साल बाद जाके निठारी कांड का खुलासा हुआ। तो अरविंद जी, मैं जाते जाते आपको एक फिल्मों में आपने इस टाइप के देखा होगा, जाते जाते सिर्फ 2 मिनट और लूँगा अरे आपसे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नजफगढ़ थाने में डिचाऊ गांव पड़ता है, उसके साथ ही एक गंदा नाला है। उसके अंदर कॉल मिली कि एक डेड बॉडी पड़ी है। मौसमी का जो कट्टा होता है उस साइज़ के कट्टे के अंदर हमने वो डंडे वंडे से खिसका के अपनी तरफ उसको खोलने के बाद ये नहीं पता चल रहा था कि ये डेड बॉडी जानवर की है, किसी कुत्ते की है, सूअर है या आदमी है। उसकी ऐसी हालत। बाहर निकाला, नहर से 5-10 बाल्टी पानी लिया, थोड़ा बहुत उस पर डाला,
डालने के बाद फूल रखी बॉडी बिल्कुल, पोस्टमार्टम के लिए भेज दी, केस रजिस्टर कर लिया। अगले दिन अभी वो क्राइम में इंस्पेक्टर हैं, गुरमीत हैं, वो सब इंस्पेक्टर थे, उनको मैंने भेजा। 2 परफ्यूम की मैंने वो दी, मैंने बॉडी के ऊपर ये छिड़कना, जो भी बॉडी पे कुछ भी दिखाई दे जाए, कुछ भी, उससे हमारे को जानकारी कुछ तो मिलेगी यार, कोई टैटू मार्क्स मिल जाए, कुछ और मिल जाए, है ना। वो देखो, वो शाम को 4-5 बजे आया, एक प्लास्टिक के जार के अंदर उसकी शर्ट का कॉलर ले आया। अच्छा, सिर्फ कॉलर। मैंने वो ढक्कन खोला तो एकदम से स्मेल आई, तो उस पर थोड़ा और परफ्यूम वगैरह छिड़का हमने। उस कॉलर के ऊपर जो स्लिप लगी हुई थी, वो लगी हुई नरेश टेलर, तुर्की मेला चौक। बस नरेश टेलर, तुर्की मेला चौक, और कुछ नहीं। तो नजफगढ़ एरिया के अंदर ज़्यादा लोग, इधर झज्जर साइड के ज़्यादा लोग रहते हैं, रोहतक साइड, झज्जर साइड, वहाँ। तो हमने उधर का पता करना शुरू किया कि तुर्की मेला चौक कोई जगह तो नहीं है ऐसी। उधर पता किया, इधर फरीदाबाद साइड पता किया, आसपास का एरिया में मेरठ तक हमने पता कर लिया कि तुर्की मेला चौकी, मुंडन सा नाम लग रहा था कि शायद उधर कुछ ऐसा मिल जाए, नहीं पता चला। हमने गोल्डा खाना भेजा कि पता करो यार, वहाँ से कोई डाक वाक आती है क्या तुर्की मेला चौक की। पता चला जी, तुर्की मेला चौक जो है बिहार में महाराजगंज में एक तुर्की मेला चौक जगह है। मैंने वहाँ के एसपी साहब का नंबर लिया, उनसे मैंने बात करी। मैंने, सर कोई तुर्की मेला चौक आपके यहाँ जगह है? कहते हैं हाँ बिल्कुल है, तुर्की मेला चौक हमारे यहाँ चौकी भी है। मैं, सर ऐसे ऐसे मैं अपनी टीम भेज रहा हूँ। तो कहते हैं आप भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरी टीम वही कॉलर लेके और महाराजगंज तुर्की मेला चौक पहुँच गई। चांस की बात, वो नरेश टेलर चौकी के थोड़ा सामने उसकी दुकान थी, उसको वो शर्ट दिखाई। कहता है मैंने 2 शर्ट सिली हैं, ये 2 भाई हैं, दोनों भाइयों की एक शर्ट है। वो टीम मेरी, वो जो था दर्जी, उनके घर लेके चला गया। छोटा एरिया, आपस में जानते हैं सारे। घर लेके गया तो दूसरी शर्ट जो उसके भाई ने पहन रखी, उसके भाई से पूछा कि ये तुम्हारा भाई की है? कि जी हाँ। कहाँ है वो? कि जी दिल्ली में है, नजफगढ़ में एक जूस की दुकान पे काम करता है। और किसकी दुकान पे काम करता है? जी फलाने की दुकान पे। जब तक मेरी टीम वापस आई, जब तक तो हमने सबको उठा लिया। जिसके यहाँ वो कोई वो करंट लग गया था, करंट लग के उनको ये लगा कि हमारे यहाँ करंट लगा, पुलिस हमारे को पकड़ेगी। और रात को मौसमी के कट्टे में भूसा भरा, उसके बॉडी को हाथ पैर बांध के उसमें कट्टे में बंद करके, और उस पर मौसमी वगैरह उसमें का छिलके विलके थे वो ऊपर नीचे करके रिक्शा में रख के घेर के आ गए थे। तो सिर्फ एक कॉलर से, तो कहने का पर्पज़ ये है कि यदि आपके इच्छा है ना केस खोलने की तो खुलेगा। अपने स्टाफ को मैंने ये जो 5-6 हज़ार का हमने जो भी टारगेट अचीव किया है, उनको सिर्फ एक ही बात कहता था मैं कि एक बार जब काम शुरू करो तो ये सोच लेना ये तुम्हारे घर का आदमी है। यदि तुम ये सोच के काम करोगे तो रिजल्ट तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। जिसका बच्चा, हमारा बच्चा यदि 1 घंटा घर पे लेट आता है तो हमें पता है हमें क्या बीतती है। मैंने ये सोच के काम करोगे तो अच्छा रिजल्ट लेके आओगे। और आप बिलीव करना, यदि 5,000 केसेस में से जो है ना, मेरे स्टाफ का जब फ़ोन आता था तो मेरे अंदर से आवाज़ आती थी। मैं हेलो करते ही पूछता था, हाँ बन गई बात, शाबाश, कि हाँ सर बन गई। इतनी इंट्यूशन हो गई थी। दिन में मैं 10 बार बात करता था, 9 बार नहीं पूछता था। बट जब 10वां फ़ोन आता था ना, जब मैं बैठते ही मेरा पहला ये होता था कि हो गया, शाबाश आ जाओ। नहीं, बहुत शानदार सर। 5,000 केसेस सुलझाना बहुत आसान बात नहीं है। आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।